हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में। आफ्टर द एंट्रोपी वी शैल डिस्कस अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। What do you mean by spontaneous and non-spontaneous processes? तो वी कैन से बेटा कि वो प्रोसेसेस जो अपने आप हो सकती हैं या एक बार इनिशिएट करने के बाद होती रहें उनको कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। जैसे आइस को रख दें अपने आप मेल्ट होती रहेगी, वाटर को रख दें अपने आप इवेपोरेट होता रहेगा, नहीं तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, ये सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन हो गया। दीज आर दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। जैसे आपने पानी में चीनी डाल दिया, अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ घुल जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सोल्ट, डेफिनेटली दैट इज आल्सो द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, आप पानी नीचे की तरफ डालोगे अपने आप ही गिरता रहेगा, दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे पेपर को आपने एक बार बर्न कर दिया फिर अपने आप ही जलता रहेगा, नहीं, यानी बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, कंबस्शन जो है किसी भी सब्सटेंस का, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो वो प्रोसेसेस जो अपने आप होती हैं या एक बार इनिशिएट करने के बाद होंगी, दे आर दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और वो प्रोसेसेस जो अपने आप नहीं हो सकती या इनिशिएट करने के बाद भी नहीं होती, उनको क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो वी कैन से प्रोसेसेस which can take place themselves, जो अपने आप हो सकती हैं और by a slight initiation, या एक slight initiation से हो सकती हैं, are known as spontaneous प्रोसेसेस। उनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डेफिनेटली द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मेल्टिंग ऑफ आइस, डेफिनेटली द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह से वी कैन से दैट बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, किसी भी सब्सटेंस का जो बर्निंग है, कंबस्शन है, डेफिनेटली दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई कैन से कि द सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन, आई कैन से कि डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सोल्ट इन वाटर। वाटर के अंदर शुगर या सोल्ट का जो डिसोल्यूशन है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें बेटा, तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस एक बार इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे, इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कर दे, अपने आप वाटर की फॉर्मेशन होती रहती है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये इनिशिएट कर रहा है रिएक्शन को। तो वो प्रोसेसेस जो स्लाइट इनिशिएशन के साथ या अपने आप हो जाती हैं, दे आर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या हो गई? वी कैन से कि द प्रोसेसेस विच कैन नॉट टेक प्लेस देम सेल्व्स, जो अपने आप नहीं हो सकती, विच कैन neither take place themselves nor by slight initiation. The processes which can neither take place themselves nor by slight initiation, ना अपने आप हो सकती है ना इनिशिएट करने के बाद होती है, डेफिनेटली these type of processes are known as non spontaneous processes. उनको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज क्लाइंबिंग अप ऑफ वाटर, पानी का ऊपर की तरफ जो चढ़ना है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा। इसी तरह से डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई से लो की तरफ तो होता ही डिफ्यूजन, लेकिन वापस लो से हाई की तरफ
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो वो प्रोसेसेस जो अपने आप नहीं हो सकती या इनिशिएशन के बाद भी नहीं हो सकती उनको कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, और जो अपने आप हो सकती हैं या एक बार इनिशिएट करने के बाद होती हैं, दे आर नोन एज दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। अब बात यह है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो वी कैन से कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another form. So I can say कि first law of thermodynamics cannot explain spontaneity of a reaction. यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। Therefore, to explain spontaneity of a reaction, इसलिए किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वी कैन से दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे। ये लिमिटेशन होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, दैट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। So we have to study about the second law of thermodynamics. So what do you mean by the second law of thermodynamics? Energy of universe is constant but entropy is increasing day by day. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फैक्ट ये है कि जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है। और ये शुरू में किया हमने कि जो हीट है उसका एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यानी सिस्टम अगर हीट को लूज कर रहा है तो सराउंडिंग गेन कर रहा है, सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग लूज कर रहा है, लेकिन एक्सचेंज तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है। टोटल हीट में कोई चेंज ही नहीं होता, ये आपको शुरू में ही बताया। तो वी कैन से कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट है, बट एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यानी वी कैन से अकॉर्डिंग टू second law of thermodynamics, energy of universe is constant, but entropy is increasing डे बाय डे। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन एंट्रोपी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी वी कैन से कि डेल्टा एच ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच टोटल, टोटल का मतलब यूनिवर्स, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी वी कैन से कि डेल्टा एच ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डेल्टा एच ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग। दैट इज द फैक्ट। यानी ये अगर लूज कर रहा है तो फिर ये एब्सॉर्ब कर रहा है, देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और दूसरा फैक्टर एंट्रोपी के बारे में लिखे तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दैट विल बी इक्वल टू delta S total and that will be positive, और ये पॉजिटिव होगा। यानी एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है, लेकिन एंट्रोपी जो है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो सीधा सा कांसेप्ट है कि जो एंट्रोपी है ना वो इंक्रीज करती है, मतलब जिन प्रोसेसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करेंगे दे विल बी स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू second law of thermodynamics. So you भी कह सकते हैं, another definition I can say according to first law of thermodynamics that all the spontaneous processes, यानी जितनी भी spontaneous processes हैं take place with increase of entropy।
एंट्रोपी के इंक्रीज के साथ होती हैं सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये कॉन्सेप्ट हो गया, देखो बेटा, कि जिन प्रोसेसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, दैट टाइप ऑफ द प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। उन प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहेंगे। सो वी कैन से नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। एक प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखो, क्राइटेरिया की बात करें तो दो क्राइटेरिया होते हैं। देयर आर टू क्राइटेरिया टू एक्सप्लेन spontaneity of a process। कौन कौन से? फर्स्ट, द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एक क्राइटेरिया तो ये हुआ कि कोई भी जो कंपाउंड है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है मिनिमम एनर्जी की स्टेट को अटेन करने के लिए या फिर मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। और ये तो फैक्ट है कि कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज ही करना चाहेगा। और आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अगर गए और हीट रिलीज होगी तभी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हीट रिलीज होगी तो प्रोडक्ट की हीट कम और रिएक्टेंट की हीट ज्यादा, और प्रोडक्ट की हीट कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तभी तो ये ज्यादा स्टेबल है। यानी वो प्रोसेसेस बेटा जिनके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती है ना, दे आर हैविंग चांसेस टू अटेन द स्टेबिलिटी। एंड सेकंड फैक्टर जो होता है दैट इज अबाउट क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम रेंडमनेस। मैक्सिमम रेंडमनेस का मतलब मैक्सिमम एंट्रोपी। ये तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने किया कि जिन प्रोसेस में जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर दी है वो स्पॉन्टेनियस होंगी। तो डेल्टा एस इंक्रीज करने का मतलब मैक्सिमम तो तभी होगा जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करेगी तो डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव। तो ये क्राइटेरिया हो गया बेटा कि कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस तब होगी जब उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है यानी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। अब होगा नहीं होगा दैट इज अनदर मैटर, लेकिन होना चाहिए। और स्पॉन्टेनिटी के लिए जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, यानी डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा दैट इज द अनदर फैक्टर। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो वी कैन से ए रिएक्शन attains स्पॉन्टेनिटी। एक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनिटी को अटेन करती है टू गेट मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम एनर्जी के लिए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए एंट्रोपी क्या नाम है, स्पॉन्टेनिटी को अटेन करती है कोई भी रिएक्शन। दैट इज रिएक्शंस फॉर विच डेल्टा एच इज नेगेटिव शुड बी spontaneous. We can take the example carbon solid plus O2 गैस। CO2 गैस बनेगा कि नहीं, और कंबस्टन के लिए डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव होता है -393.5 किलोजूल पर मोल। और बर्निंग ऑफ कार्बन प्रूव्ड है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो बर्निंग ऑफ कार्बन जो है वो स्पॉन्टेनियस
प्रोसेस है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है। तो देखो यहां से क्लियर हो रहा है कि भाई जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है दैट इज स्पॉन्टेनियस। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर को ले लो, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ओके, एंड H2O लिक्विड विल बी फॉर्म, और डेल्टा एच जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस 286.0 किलोजूल पर मोल। तो डेफिनेटली दीज आर दी प्रोसेसेस जिनके लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, इसलिए ये प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन फिर अब अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं जिनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, बट देयर आर वेरियस स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। लेकिन कई स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं फॉर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। लेकिन कई स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिनके लिए जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग H2O लिक्विड will be converted into H2O gas and delta H for this process is plus 46.0 kilojoule per mole। तो डेल्टा H पॉजिटिव है, इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन ले लें, NH4Cl solid is dissolved in H2O liquid, so there will be the formation of ammonium hydroxide, aqueous solution बन गया, and there is a formation of what, HCl gas। तो इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा H है प्लस 17.0 किलोजूल पर मोल। सो डेल्टा H इज पॉजिटिव, लेकिन ये फैक्ट है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है। तो अब ये बताओ क्या हम डेल्टा H को देखकर बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? अब जिनके लिए डेल्टा H नेगेटिव था वो स्पॉन्टेनियस है, क्लियर है, लेकिन जिनके लिए डेल्टा H पॉजिटिव है वो भी तो स्पॉन्टेनियस है भाई। तो अकेला जो डेल्टा H है ना वो किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये तो फैक्ट ये है कि भाई स्पॉन्टेनिटी के लिए जो डेल्टा H है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब वो नेगेटिव होता है कि नहीं होता है दैट इज अनदर मैटर। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया, मतलब ये एक फैक्टर हो गया कि डेल्टा H शुड बी नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव की बात नहीं है, दैट शुड बी नेगेटिव। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस भी हैं जिनके लिए डेल्टा H पॉजिटिव है। तो फिर डेल्टा H तो अकेला डिसाइड नहीं करना स्पॉन्टेनिटी को। इसी तरह से सेकंड जो है दैट विल बी नोन एज द क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम रेंडमनेस। So we can say a process becomes spontaneous to attain maximum randomness or entropy। एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है मैक्सिमम रेंडमनेस के लिए और मैक्सिमम एंट्रोपी के लिए, दैट इज डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव फॉर spontaneous process। delta H should be positive so delta S should be positive for spontaneous processes। और एग्जांपल स्टडी करें तो वी कैन से इवेपोरेशन ऑफ वाटर देखें, H2O liquid will be converted into H2O gas। ओके, सो डेफिनेटली दिस प्रोसेस, इसके लिए अब आप देख सकते हो कि ये देखो इवेपोरेशन हो रहा है, रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव। और वैसे भी क्लियर है, आपको पता है डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच अपॉन टी होता है।
तो इसके लिए अभी मैंने वैल्यू लिखी कि जो डेल्टा एच है वो प्लस 46.0 किलो जूल पर मोल है। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होना ही होना है। तो डेल्टा एस को देखकर हम ये कह सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्यों? क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एंथैल्पी फैक्टर जो है वो फेल हो जाता है। यहां पर एंथैल्पी तो नेगेटिव होनी चाहिए लेकिन पॉजिटिव है, तो एंथैल्पी फैक्टर फेल हो रहा है, एंट्रोपी फैक्टर जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को। इसी तरह से लेकिन फिर कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है, बट फॉर सर्टेन spontaneous processes डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन देखा आपने, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। तो इसके लिए जो डेल्टा एच है वो -393.5 है, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है 100% तो डेल्टा एस भी नेगेटिव ही होगा यार। तो देखो ये रिएक्शन जो है वो एंट्रोपी फैक्टर फेल हो गया, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए जो एंट्रोपी फैक्टर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्या है भाई? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अकेला डेल्टा एच और अकेला डेल्टा एस किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। यानी हम यूं नहीं कह सकते कि भाई डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो पॉजिटिव है स्पॉन्टेनियस है बिल्कुल, लेकिन डेल्टा एस नेगेटिव है फिर भी स्पॉन्टेनियस हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेला डेल्टा एस या फिर अकेला डेल्टा एच किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, देन यू विल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए, ये क्राइटेरिया हो गए। तो हम यूं लिख सकते हैं कि फ्रॉम अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर, इट इज प्रूव्ड दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस अलोन cannot explain the spontaneity of a reaction. I can say that from above discussion it is clear that enthalpy factor यानी डेल्टा एच एंड एंट्रोपी फैक्टर यानी डेल्टा एस alone cannot explain spontaneity of a reaction। अकेले किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये फैक्टर्स। ये क्लियर है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये हुआ बेटा कि अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है तो हम इसको फेवरिंग फैक्टर कहेंगे, यानी ये रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को फेवर करता है, दैट इज फेवर्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन 100% स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसी तरह से अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब फिर ये ऑपोजिंग फैक्टर हो गया, मतलब दैट इज opposes स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का अपोज करेगा लेकिन 100% नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो जाएगी। जैसे मान लो मैं किसी आदमी को वोट देता हूं तो मैं उसको फेवर कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं है कि मैं वोट दूंगा तो वो 100% जीतेगा, लेकिन मैं उसको फेवर कर रहा हूं। जो नहीं दे रहा वो उसको अपोज कर रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है, फेवरिंग फैक्टर है, और पॉजिटिव है तो अपोजिंग फैक्टर। सेम कॉन्सेप्ट, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो फेवरिंग फैक्टर है, यानी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है। और फिर अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो इसका मतलब ये अपोज कर रहा है रिएक्शन को, अपोजिंग फैक्टर है। सो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते। अकेला कोई भी फैक्टर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब इनको एक्सप्लेन करें, कंबाइन करें दोनों को, तो देखो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है बेटा, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इज रिलीज्ड, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए आपको पता है डेल्टा एच तो नेगेटिव होता है, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है
तो यार डेल्टा एस भी तो नेगेटिव ही होगा 100%, क्योंकि डेल्टा एस तो डेल्टा एच अपॉन टी होता है, तो डेल्टा एच नेगेटिव तो फिर ये भी नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो बताओ फेवरिंग फैक्टर है कि नहीं है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है, लेकिन यहां पर जो डेल्टा एस है वो भी तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये कैसा फैक्टर है, अपोजिंग फैक्टर। तो ये फैक्ट हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी फैक्टर है डेल्टा एच वो फेवरिंग फैक्टर है और एंट्रोपी फैक्टर अपोजिंग फैक्टर है। अब कोई जीतेगा कब, जब फेवर में वोट ज्यादा आ जाएंगे। तो इसका मतलब रिएक्शन कब होगी स्पॉन्टेनियस, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एस, मतलब फेवरिंग फैक्टर का मैग्नीट्यूड अगर अपोजिंग फैक्टर से ज्यादा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एस एंड डेफिनेटली द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। मतलब स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दोनों फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा, अकेला फैक्टर डिसाइड नहीं कर पाता। आ रहा है कि नहीं समझ में बेटा, बहुत इजी सा, देखो मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो बेटा डेल्टा एस भी पॉजिटिव ही होगा, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो बताओ अपोजिंग फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव है। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब ये फेवरिंग फैक्टर है। तो एक फेवरिंग और एक अपोजिंग, तो कब होगा स्पॉन्टेनियस, जब फेवरिंग फैक्टर का मैग्नीट्यूड यानी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा एच से ज्यादा है, देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि फेवरिंग फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन द अपोजिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो यूज होता है क्या नाम है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ये आपके पास स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, इसको पढ़ के देखना करना। इट्स ऑल फॉर दिस डे, थैंक यू।